मियोसिस। चलिए मियोसिस की बात करते बात है, मियोसिस की बात कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा मियोसिस स्टार्ट हो रहा है। अब इसी के साथ मैं ये पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनेंगे। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है क्रोमोसोम और उसके नंबर को लेके। मियोसिस बेटा देखिए दो भाग में डिवाइडेड है, दो भाग में, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा देर कंसंट्रेशन मेंटेन कीजिए, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक भी और आपका कंफ्यूजन भी। मियोसिस 1 जो है ये कंप्लीटली रिडक्शन डिवीजन को फॉलो करता है, कंप्लीटली रिडक्शन डिवीजन को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें डायाड्स ऑफ सेल बने होते हैं, डायाड्स ऑफ सेल मतलब दो सेल बनते हैं, डायाड बनते हैं। लेकिन जो मियोसिस 2 होता है ये कंप्लीटली आपके इक्वेशनल डिवीजन को करता है, इक्वेशनल डिवीजन को फॉलो करेगा, जिसमें डायाड नहीं बनेंगे, एक्चुअल में क्या बनेंगे, टेट्राड बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, टेट्राड बनेंगे। समझ आई बात आपको, टेट्राड बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मियोसिस 1 के अंदर आपको एस फेज होता हुआ दिखाई देगा, एस फेज होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर एस फेज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको डीएनए का रेप्लिकेशन भी बखूबी होते हुए दिखेगा और उसके अंदर चेंजेस भी दिखेंगे। यार हैंग कर गया यार, खींच बर्तन हैंग होता है तो फोटो खींच लिए थे। इंग्लैंड खराब हो गया हाँ बात नहीं करेंगे। तो हम मियोसिस को देख रहे थे, लगता है फिर देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बात ही नहीं, मियोसिस की बात हो रही थी। हाँ मियोसिस 1 और 2 ध्यान से सुनेंगे। मियोसिस 1 ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मियोसिस 2। बात ही नहीं, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या बताया मैंने, मियोसिस 1 कंप्लीटली कौन से मैकेनिज्म डिवीजन को फॉलो करता है, कंप्लीटली फॉलो रिडक्शनल डिवीजन। ये कंप्लीटली रिडक्शनल डिवीजन को फॉलो करेगा। लेकिन जो मियोसिस 2 है ये आपके इक्वेशनल डिवीजन को फॉलो करता है, इक्वेशनल डिवीजन को फॉलो करता है आपका मियोसिस 2। यहां मैंने दूसरी पॉइंट जो बताई थी वो लिखाई थी आपको, यहां डायाड फॉर्मेशन होते हैं, यहां टेट्राड फॉर्मेशन होता है, टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टेट्राड फॉर्मेशन होगा। यहां पे बिल्कुल एस फेज होगा, तो एस फेज होगा तो डीएनए का सिंथेसिस भी होगा, डीएनए का सिंथेसिस हमें प्रॉपर दिखेगा। लेकिन यहां एस फेज नहीं होता, G1 के बाद सीधे G2 हो जाता है। इसलिए प्रोटीन आरएनए तो बनेंगे, ऑर्गेनेलीज भी बनेंगे, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। तो एस फेज नहीं है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे इसको, रेप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए के अमाउंट में भी कोई बदलाव नहीं आता, डीएनए सेम रह जाते हैं। क्रोमोसोम के अमाउंट डिक्रीज हो जाती है लेकिन डीएनए सेम रहते हैं। वो भी आगे समझ में आ जाएगा सब बात कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी ये सारी डिफरेंसेस हो गए। कॉमन की बात यही है कि ये भी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज को फॉलो करता है, ये भी अगेन फॉलो करता है। लेकिन इनमें क्या है कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड होता है फर्दर फेजेस में, और जिसको हम बुलाते हैं 4 नाम से। बताओ कौन कौन से, लेप्टोटीन, बिल्कुल, जाइगो, पैकी, डिप्लो, बिल्कुल, डायाकाइनेसिस। सबके फेजेस में एक एक घटनाएं घटती हैं, जो घटनाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं लेप्टोटीन की बात करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, लेप्टोटीन, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायकिनेसिस, ये तो सबके सब प्रोफेज के पार्ट हैं। तो प्रोफेज के पार्ट है तो भाई सब में एक ही काम होना, वो क्या है, वही 2C और 2D वाला काम। कौन कौन, कंडेंसेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, सेंट्रियोल का मूवमेंट होगा और डिसअपीयरेंस होगा। वो तो सब कुछ चलने होगा, है तो प्रोफेज ही ना भाई, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो लेप्टोटीन क्या होता है, लेप्टोटीन सबसे पहले क्रोमोसोम को बुलाता है, हाँ कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम आए हैं वो साथ में मिल जाते हैं, मिलके उनके बीच में एक ना प्लेट बन जाता है और उसमें मुलाकात हो जाती है, जिसे सिनेप्सिस बोलते हैं। और वो सिनेप्सिस भी एक न्यूक्लियो प्रोटीन के वजह से होता है, जिसको हम बुलाते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स के वजह से। पैकेटीन में क्या हो जाता है,
हाँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है, और जो आपकी जो कॉम्बिनेशन हुई है उस कॉम्बिनेशन में इनका कैरेक्टर उनमें और उनका कैरेक्टर इनमें आदान प्रदान, हाँ आदान प्रदान हो जाता है आपस के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पैकेटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच दिखती है। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम भी काम करता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी बन जाते हैं और कैरेक्टर का एक्सचेंज भी होता है। फिर हम आते हैं डिप्लोटीन के अंदर। डिप्लोटीन में क्या होता है, हाँ वो जो काइस्माटा बना हुआ है, ठीक है, वो काइस्माटा अब वो जो बॉडी बना है वो एक्स शेप में आ जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम जुड़ गया है, बाकी चीजें अलग हो जाती है, लेकिन ये चीज अभी भी एक्स शेप में रहती है, जिससे कि कंप्लीटली वहां पे सारे कैरेक्टर आपस में मर्ज आउट कर रहे होते हैं। फिर जब डायकाइनेसिस होता है तो यही चीज अब धीरे धीरे हटना स्टार्ट, ऐसे हटता है ऐसे, इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। तो हर का इवेंट याद रखना है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा बोलेगा डायकाइनेसिस, काइस्माटा या एक्स बॉडी से क्वेश्चन आएगा डिप्लोटीन, अगर वो कैरेक्टर का एक्सचेंज, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या रिकॉम्बिनेशन वर्ड या क्रॉसिंग ओवर वर्ड, ये सब वर्ड कहीं आए तो पैकेटिन, अगर सिनेप्सिस साइनएप्टिमल कॉम्प्लेक्स वर्ड आए तो जाइगोटिन, और अगर इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम का वर्ड आए तो लैप्टोटिन। हाँ, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन भी आता है, हाँ बिल्कुल जाइगो में। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हर एक इवेंट में होगा, और मैं भी डायग्रामेटिकली बताने भी जा रहा हूं, आपको समझ आएगा, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया कि वर्ड्स जान लें, अभी आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, हम आपको पूरे इवेंट्स को समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मियोसिस साइकिल होता क्यों और कहां होता है मियोसिस। देखिए मियोसिस होने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कोई भी स्पीशी है, हर स्पीशी का अपना होता है कि वो अपने क्रोमोसोम नंबर और अपने डीएनए कंटेंट को रीस्टोर कर ले, तभी तो जाके उसकी स्पीशीज कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अब कोई मेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर 46 है, अगर वो 46 के 46 कंप्लीटली जाके आपस में मिल जाए तब तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और 92 क्रोमोसोम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो फिर थियोरी के हिसाब से गलत हो जाएगा स्पीशीज कंटिन्यूटी के। स्पीशीज कंटिन्यूटी में तो यही होता है कि भाई रिस्टोर हो जाए क्रोमोसोम के नंबर, अगर मेरे पिताजी में 46, मेरी माता में 46, ठीक है, तो मेरे अंदर भी 46 ही रहे, मेरे अंदर 92 ना हो, तो रीस्टोरिंग नहीं हो सकती, और एवोल्यूशन फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, वेरिएशन आगे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ना ही वेरिएशन होगा, ना ही आपका एवोल्यूशन होगा, और ना ही आपकी स्पीशी कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाएगी। इसलिए मियोसिस की होनी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो व्हाई मियोसिस इज कंपलसरी फॉर द एवोल्यूशन, फॉर द रीस्टोर द जेनेटिकल मटेरियल, एंड थर्ड फॉर वेरिएशन, evolution and restoring of genetical material, और फोर्थ स्पीशीज कंटिन्यूटी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रह सके, इस वजह से हमारे लिए मियोसिस जरूरत है, ठीक है। अगर आप माइटोसिस को हर जगह अप्लाई कर दोगे तो ये चारों चीजें कभी फॉलो नहीं हो पाएंगी, और ये नहीं फॉलो हो पाएंगी तो समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंस लिविंग का पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मियोसिस का होना बहुत जरूरत है। अब देखो क्या होता है, इसके इवेंट समझते हैं थोड़ा सा ना, देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट कहानी कैसे होती है, स्टार्ट कहानी समझाते हैं। स्टार्ट कहानी होगी सिर्फ फिर से वही, ये नॉर्मल सेल होगी हमारे पास, ठीक है, अभी डिवीजन में नहीं गया है, नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल है, तो बताओ अभी इसके पास डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोमल कंटेंट कितना कितना होगा, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से। 2C होगा, बिल्कुल। डीएनए कंटेंट कितना होगा बेटा, 2C होगा। डीएनए मैंने कहा ना, डीएनए को C से बताते हैं और क्रोमोसोम को N से बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो 2N इक्वल्स टू 4 होगा, मान लेते हैं 2N इक्वल्स 4 मान लेते हैं। अब ये स्टार्टिंग कहानी हो रही है, डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। अब यही नॉर्मल सेल कहां पहुंचा, जीवन के अंदर पहुंचा। तो बताओ जीवन में अभी भी क्या है, ये 2C ही है, बताओ। और ये तो भाई इसमें कोई घंटा बदलाव नहीं आता क्रोमोसोम के नंबर में, वो तो वो पता ही है। ये मैं लिख देता हूं, ये क्या है भाई, ये डीएनए है, और ये लिख देता हूं क्रोमोसोम नंबर है। तो क्रोमोसोम नंबर तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो डीएनए हो गया 2C, क्रोमोसोम भी अभी 4 चल रहा है, 2N इक्वल्स 2। चलो एस में हाँ, ये कितना हो जाएगा 4C, क्योंकि एस में डीएनए का नंबर क्या होता है, रेप्लिकेट होकर डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या है, 2N इक्वल्स टू 4 है। चलो G2 में बताओ 4C, और 2N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती हम लोग के पास ना, ठीक है। इसके बाद देखो कहानी क्या होगी, उसके बाद G2 से कहां पहुंच जाओगे आप, एम फेज में पहुंचोगे, और एम फेज में भी कहां पहुंचोगे तो क्या होगा, एम फेज में शुरुआती में कुछ नहीं होने वाला, 4C और 2N इक्वल्स टू 4 ही रहने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद एम में ही अब आप कहां जा रहे हो, एम के बाद आप प्रो में जा रहे हो। एम के मतलब एक्चुअली एम का कौन था, ये प्रो था, तो प्रो के बाद कहां जाओगे अगला, मेटा में। तो मेटा में भी क्या होगा, 4C और 2N इक्वल्स टू 4 होने वाला है, कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मेटा के बाद कहां जाओगे, एना। एना में क्या होने वाला है, 4C, लेकिन यहां अभी भी ये इतना ही रहने वाला है, यही बात याद रखना आपको। माइटोसिस अगर होता तो ये 2N नहीं रहता, ये 2N इक्वल्स टू 8 हो जाता, 8 हो जाता, बताया था ना, क्योंकि वहां टुवर्ड्स वो होता है, मतलब मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मियोसिस के केस में एनाफेज में भी कोई बदलाव नहीं दिखता अपने को,
अभी क्यों है, कैसे वो समझाएंगे, अभी आपको तुरंत ही बात समझ आएगी। पहले तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो यहां भी ये सेम रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही टीलोफेज में जाओगे, तो टीलोफेज के बाद जैसे ही सेल डिवाइड होकर साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होगा, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि दो सेल बनेंगे अपने, क्योंकि एक से दो ही बनते हैं। इसे हम बोलते हैं डायाड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? डायाड ऑफ सेल बोलते हैं। तो डायाड ऑफ सेल में ये 2C, अब चूंकि डीएनए कंटेंट है 2C, वो तो 4C है, तो 2C इधर गया और 2C इधर चला गया, वो अपने बट जाने हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह है रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम अभी है कितने? 2n = 4। तो यहां क्या हो जाएंगे? n, और यहां ये भी क्या हो जाएंगे? n। समझ रहे हो मेरी बात? डीएनए कंटेंट तो 4 था ना भाई, रिडक्शन आधा आधा बांटोगे ना, तो 4 से 2 और 2 वहां चले गए। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं? 2n = 4। तो तुम भाई दोनों सेल को क्रोमोसोम रिड्यूस करके दे रहे हो, तो 2n = 4 बराबरी बांटोगे तो इसका कितना होगा? n और n। अब इसके बाद ये कहानी खत्म हो चुकी है, ये मियोसिस 1 समाप्त। अब यही सेल फिर कहां घुस जाएगा? क्या करने के लिए? मियोसिस 2 करने के लिए। समझना मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब यहां क्या एस फेज हुआ था भाई? यहां एस फेज की घटना तो रिपीट हुई थी ना। यहां क्या होगा? मियोसिस 2 के बाद G1 होगा, S नहीं होगा, G2 होगा। क्यों G1 G2 को करना पड़ा? G1 G2 को क्यों होना पड़ा? क्योंकि G1 G2 नहीं होता तो फिर इन सेल के लिए प्रोटीन, आरएनए, ऑर्गेनेलीज कहां से तैयार करते आप? तो ये होना पड़ेगा। लेकिन S अगर नहीं हुआ तो क्या बाबू लोग डीएनए के नंबर में कोई परिवर्तन दिखेगा? ना, डीएनए कांस्टेंट रह जाएगा। समझे मेरी बात? डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अब जरा दिमाग लगाएंगे। अब G2 के बाद रेप्लिकेशन तो हुआ नहीं, तो भाई ये फिर डिवीजन होगा, तो फिर एक का कितना बनेगा? 2, और दूसरे का भी कितना बनेगा? 2। तो अपने को कितना दिखेगा इस सेल के बाद? 4। नहीं बोलो यार, समझ नहीं क्या? 4 दिखेगा क्या टेट्राड मियोसिस 2 में? तो टेट्राड अगर दिखा तो सब में कितने मिलेंगे? n n n और n। क्रोमोसोम तो सब में n n n पहुंच जाएगा। लेकिन इसको देखो, डीएनए क्या बना था? डीएनए बना था क्या? नहीं बना था। तो डीएनए अगर नहीं बना था तो 2C का कितना पहुंचेगा? C। फिर इसमें भी C, इसमें C और C, तो चारों में C C C, N N N और N। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों बोला? क्योंकि N तब भी है और N अब भी है। लेकिन डीएनए कंटेंट 2C का कितना हो गया? C। क्यों? डीएनए बना ही नहीं तो कहां से बंटवारा लगाओगे? अगर 2C से यहां अगर S चल जाता तो ये 4C होता, और 4C होता तो सबको 2C 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 फिर मिल जाता। लेकिन जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ ही नहीं, तो यहां से 2C का तो 2C मिलेगा ना भाई इनको, सॉरी 2C कहां, बिल्कुल C मिलेगा ना इनको। ये समझे मेरी बात को? आप समझ गए? तो यहां क्या मिलेगा? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। यहां C N C N C N और C N, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए और इक्वल अमाउंट ऑफ मिल गया। इसलिए इस फेज को, अच्छा इसको रिडक्शन क्यों बोला? क्योंकि 2n से क्या हो रहा है? n हो रहा है। इक्वेशनल क्यों बोला? n का n रह रहा है। तो सर एक बात बताओ, ये रिडक्शनल और इक्वेशनल क्रोमोसोम के बेस पे बोला जाता है ना? समझ आ रहा है आपको? ये रिडक्शनल और इक्वेशनल किसके बेस पे बोला जाता है? क्रोमोसोम के बेस पे। कि क्रोमोसोम तब रिड्यूस हो रहा था, क्रोमोसोम अब इक्वेट हो रहा है। इसलिए यहां से यहां तक का फेज किसको फॉलो करता है? इक्वेशनल को। और ये यहां से यहां तक का फेज किसको फॉलो कर रहा है? पूरा रिडक्शनल को। यही बात बच्चों को आज तक समझ नहीं आती मियोसिस 1 मियोसिस 2 में। इसलिए मैंने पहले पूरे कथा से पहले इसके समराइजेशन को पढ़ा दिया। मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत उल्टा है, मैं मैकेनिज्म बाद में जाता हूं, पहले आपको सरफेस लगा देता हूं। अब डायग्राम से पढ़ाऊंगा तो मैं यूं समझ आएगा क्या हो रहा था सर यहां पे। इस बात को अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है? पहले पिछला नोट कर लिया था, ठीक है? तो इसको करो फिर। बाहर ये पीरियड 2 मियोसिस 1। मियोसिस 1 देखते बेटा, देखो मियोसिस 1 में कहानी स्टार्ट हो रही है प्रोफेज से। अब यहां का प्रोफेज थोड़ा लंबा चौड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो बताओ मुझे, कौन सा फेज सबसे बड़ा होता है और कौन सा फेज सबसे छोटा होता है? वेरी गुड, बड़ा होता है। वेरी गुड। कौन सा फेज सबसे बड़ा होता है? तो प्रोफेज सबसे बड़ा होता है। और कौन सा फेज सबसे छोटा होता है? तो एनाफेज। नहीं, वो तो इंटरफेज की बात हो गई। एम फेज में जरूरी नहीं है, सबका बड़ा नहीं होता लक्ष्मण, सबका बड़ा नहीं होता कुछ लोग बहुत कम उम्र में मर जाते हैं। जैसे क्या, कैसे? चलो मरा कहाँ हूं यार मैं।
कैसे भाई तुम बोल के मुझे टेंशन में ला दिए यार। चलो, तो प्रोफेज यहां पे चूंकि मियोसिस 1 की बात हो रही है, मियोसिस 1 की बात हो रही है, तो मियोसिस 1 में किसकी बात होगी? प्रोफेज 1 की बात होगी। तो चलो, पहला फेज है इसके अंदर बच्चा लेप्टोटीन। पहला कौन है? लेप्टोटीन। उसके बाद दूसरा है जाइगोटीन। उसके बाद है पैकीटीन। मेरे टीचर थे, वो पैकेट को पकाईटीन बोलते थे, पकाईटीन। पकाई पकाई, हाँ बहुत लोग बोलता है पकाई पकाई ऐसे, वैसे पैकी अच्छा लगता है बोलने में। अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी अंडरस्टैंड बोल दो, बस अगले को समझ आ जाए। ठीक है, लेप्टो जाइगो पैकी डिप्लो डाइकाइनेसिस। देखो एक बात तो समझ लो, सब है प्रोफेज का बच्चा, सब जो है बेटा प्रोफेज का ही बच्चा है, तो सब में घटनाएं जो है ना लगभग लगभग सेम ही रहने वाली हैं। सब में जो है घटनाएं आपकी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं। वो घटनाएं बताता हूं क्या। देखो यहां पे क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां है, यहां खत्म होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम चारों में ही देखेंगे, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तरीका थोड़ा अलग अलग होगा। वो क्या तरीका होगा कि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें अच्छा खासा दिखेगा, अच्छा खासा मतलब दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखेगा, यहां और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और यहां बहुत माइन्यूट डिसइंटीग्रेशन, मतलब इतना कि अब खत्म होने के कगार पे आ गया, और यहां खत्म। तो ये क्या मतलब बताता है? ये मतलब ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ हमारे सेंट्रियोल के साथ भी गेम हो रहा होगा। बोलो, पहला सेंट्रियोल यहां तो दूसरा वाला यहां कहीं वेट कर रहा होगा, पहला यहां दूसरा यहां, तो फिर यहां केस में यहां थोड़ा दूर चला जा चुका होगा, यहां क्या हो रहा होगा और दूर चला गया होगा, कहीं इधर कहीं पहुंच गया होगा, और परफेक्टली यहां देखोगे तो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन एंड आते आते एकदम पे टुवर्ड्स द पोल पहुंच चुके होंगे वो लोग। सेम कहानी है, स्पिंडल फाइबर की शुरुआत यहां धीरे धीरे हो रही होंगी, यहां और अच्छे से हो रही होंगी, यहां और बढ़िया से हो रहा होगा, और यहां भी अच्छे से हो रहा होगा, और प्रॉपर स्पिंडल फाइबर तो अपने को यहां इस तरीके से दिख गया होगा। समझ आ रही है बात? सेम चीज है, कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। बस अब आते हैं इनके एक एक इवेंट के ऊपर। देखो सबसे पहला इवेंट, यहां पे क्रोमोसोम जो है आपके वो दिख रहे होंगे आपको, प्रॉपर दिख रहे हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है यहां पे, लेकिन अभी प्रॉपर शेप में नहीं है, कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम जो है अलग अलग अरेंज है, इस तरीके से क्रोमोसोम है वो अलग अलग अरेंज है, मतलब ये प्रॉपर उनके अंदर कंडेंसेशन नहीं हुआ है, कंडेंस क्रोमोसोम नहीं है अभी आपके बहुत ज्यादा। तो ये जो स्टेज है ये लेप्टोटीन स्टेज है। अच्छा, यहाँ पे आपको लोगों जैसा लग रहा है अंदर फ्लावर है, फ्लावर जैसा अंदर कुछ दिख रहा होगा, इसलिए इस स्टेज को हम लोग बुके स्टेज भी बोलते हैं, बुके स्टेज ऑफ सेल साइकिल। बुके स्टेज, बुके मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, जिसको समझते हो ना गुलदस्ता, उसे वो स्टेज, क्योंकि आप फ्लावर जैसा कुछ दिखता है हमें। अगले फेज में जाओगे तो अगले फेज में हमारे पास क्रोमोसोम हमें अब अच्छे से कंडेंस्ड रूप में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक ये क्रोमोसोम होगा, एक ये क्रोमोसोम होगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये क्रोमोसोम जो है, मान लेते हैं ये वाला क्रोमोसोम ये अलग फीचर के लिए है, अलग मान लेते हैं ये वाला क्रोमोसोम जो बॉडी हाइट के लिए है, तो ये वाला क्रोमोसोम कुछ और फीचर, जैसे मान आई कलर के लिए हो गया, तो ये आई कलर के लिए है, ये बॉडी हाइट के लिए है। तो ये आई कलर का है, तो बताओ क्या है, सिस्टर या नॉन सिस्टर या होमोलोगस? ये क्या है भाई? सेम कैरेक्टर के लिए है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अरे ये वाले कैरेक्टर आई के लिए हो गया, आई कलर के लिए, तो दोनों क्या हो गए? होमोलोगस। सिस्टर या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर होंगे। ये भाई फादर से आया होगा तो ये मदर से आया होगा ना, ये सिस्टर नहीं हो सकते। सिस्टर किसको बोलते हैं? ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर है। क्योंकि अगर ये डिप्लॉइड सेल है, मदर से और फादर से दो कैरेक्टर आके मैच हुए हैं, तो ये क्या होगा भाई? ये तो फादर वाला कैरेक्टर हो गया, मतलब पिताजी की आंख की कलर इस क्रोमोसोम में छुपी होंगी, और माताजी की जो आंख की कलर होंगी वो इस क्रोमोसोम में छुपा होगा, तो ये दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं, ये नॉन सिस्टर है, लेकिन होमोलोगस है, क्योंकि फीचर दोनों में क्या है? सेम है, आई कलर। हाँ
एक क्रोमोसोम में सारे फीचर्स के जीन होते हैं। आई मैंने इसलिए बोला, सही क्वेश्चन पूछा, आई इसलिए बोला बेटा क्योंकि यहां पे जो मैच होगा ना, जो सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर होगा, वो सिर्फ आई वाले जीन का आई वाले जीन से ही होगा। सारे क्रॉसिंग ओवर थोड़ी कर जाते हैं। सब होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, सही क्वेश्चन पूछा आपने। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर तो क्रोमोसोम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब है। हर क्रोमोसोम का अपना अपना फीचर होता है, लेकिन ये इसके सारे फीचर से सारा फीचर कोलैप्स थोड़ी करेगा। इसका क्रोमोसोम 1 और इसका क्रोमोसोम नंबर 1 ही सिर्फ आपस में मिल रहा है, इसलिए आई वाला मैं मान लेता हूं कि आई वाला कैरेक्टर आपस में मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आई वाला क्रोमोसोम हो गया। यहां बोल रहा हूं बॉडी हाइट वाला क्रोमोसोम आपस में मिला, एक ही थोड़ी मिल जाएगा बच्चा। फीचर तो सब में होता है, क्रोमोसोम में स्टोर्ड है, वो तो सब में रहेगा, ठीक है। तो यहां पे होगा। अब इनके बीच में क्या होता है, ये जाइगोटिन स्टेज है। जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा बच्चा, इनके बीच में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनने स्टार्ट हो गए। ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड और किसके बने होंगे, प्रोटीन के। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होंगे, जिसको हम यहां पे एक नाम दे देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इस न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बुलाते हैं, साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो प्रोसेस हुआ इनके बीच में, ये जो फॉर्मेशन हुआ, इसको क्या बुलाते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो पैकेट जाइगोटिन स्टेज में क्या दिखेगा अपने को, साइनेप्सिस। क्यों हो रहा है समझ गए भाई, फादर के क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम आए हैं, ये तो डिसाइड कर रहा ना बच्चे में क्या जाना चाहिए। तो ये मिलेंगे तभी तो बच्चा भी डिसाइड हो पाएगा। तो पहले मिलने के लिए इनके बीच में एक ना कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी होता है, ताकि आके मर्ज हो सके। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीज हुआ। सिस्टर नॉन सिस्टर होमोलोगस का कहानी क्लियर हो गया। सिस्टर कब कहोगे, जब सेम क्रोमोसोम के दो अलग अलग फ्रेगमेंट की बात करोगे। नॉन सिस्टर कब कहोगे, जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करोगे। होमोलोगस कब बोलोगे, जब सेम कैरेक्टर की बात होगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, होमोलोगस। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, नॉन होमोलोगस। क्योंकि ये एक आई कलर है तो ये बॉडी हाइट को कैरी कर रहा है, तो ये डिफरेंट है। समझ गए आप, क्लियर होगी बात। चलो आगे बताते हैं। अब आगे क्या हो गया बेटा, पैकेटिन हो गया। तो पैकेटिन में क्या घटना घटनी है, पैकेटिन घटना आपको नीट में बहुत पूछता है। पहला क्या है, क्रॉसिंग ओवर, पहला घटना। दूसरा घटना बताएंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, बिल्कुल। और नोड्यूल किस वजह से बनेगा और ये काम किस वजह से होगा, रिकॉम्बिनेट एंजाइम की वजह से। तो बताओ, वेरिएशन जो होता है सेल के अंदर, वो भी किस फेज की वजह से दिखता है अपने को, पैकेटिन की वजह से। वेरिएशन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैकेटिन है। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर वही हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन भी वही हो रहा है। देखो लिंकेज से वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन से होता है। ये बात मैंने नहीं, किसने बताई थी, टीएच मॉर्गन साहब ने, जिन्होंने लिंकेज थियरी दी थी। टर्म लिंकेज वही यूज किए थे। लिंकेज सेम जीन के बीच, मतलब एक ही जीन के ऊपर क्लोज जीन होते हैं ना, उनके बीच में होता है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट पे और दूर दूर वाले जीन के बीच में होता है। तो ये दूर दूर के थे ना, अलग अलग है ना, तो इनके में रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन व्हिच हैपेंस इन पैकेटिन स्टेज। और लिंकेज सप्रेस कर देता है वेरिएशन को। वो कब होता है, जब एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हो, तो वहां लिंकेज विंकेज देखने को मिलता है, सेम सेल चला जाता है। तो ये फीचर याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम की वजह से होगा, और क्या बनेगा, वेरिएशन होगा। और कोई वर्ड होता है इसके अंदर यूज हो सकता है, काफी है, समझ आ गया। अभी क्या होगा बताओ, इसके अंदर क्या होगा कहानी में, देखो। बिल्कुल सही बात है। यहां पे इस तरीके से ये दूसरा, ये तीसरा क्रोमेटिड, और यहां पे इसका वाला जो है ये पार्ट इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, अटैच हो जाएगा। समझ गए, हाँ बताता हूं, टेट्राड बाइवेलेंट वाली बात। ठीक है, समझ आई बात। ये दो हो गए। सेम चीज क्या यहां भी होगा, इस क्रोमोसोम के साथ भी चल रहा होगा, बोलो बच्चा। तो यहां भी इस तरीके से आपस में क्या ज्वाइन हो गया होगा, इस तरीके से ये भी ज्वाइन हो गए होंगे। अब बाइवेलेंट क्यों बोला गया, बाइवेलेंट बोला गया, कितने क्रोमोसोम आपस में मैच हो रहे हैं, दो क्रोमोसोम। देखो ना, क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट फॉर्मेशन। बाइवेलेंट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी यही होता है। और बाइवेलेंट किसके बीच में होता है, सिस्टर या नॉन सिस्टर, भाई मेरे,
नॉन सिस्टर के बीच में होगा बाइवेलेंट। अभी समझ गए ना भाई नॉन सिस्टर क्यों बोल रहा हूं मैं। टेट्राड क्यों बोलूंगा? कितने क्रोमेटिड हैं? 4। तो टेट्राड वर्ड क्रोमेटिड के लिए होता है, अब बाइवेलेंट वर्ड क्रोमोसोम के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बेटा बताओ? 2 है ना? नहीं, क्रोमोसोम तो 2 ही है ना, क्रोमोसोम 2 है। लेकिन टेट्राड वर्ड में क्रोमेटिड बताएं क्यों रखा गया? टेट्राड में कितने क्रोमेटिड हैं? तो 4 क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड कैसे काउंट करते हैं देखो ना, क्रोमेटिड नंबर 1, क्रोमेटिड नंबर 2, क्रोमेटिड नंबर 3 और ये 4। अरे एक क्रोमोसोम ऐसे बनाते हो तुम, यूं 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 बनाते हो। क्रोमेटिड को कैसे बनाओगे? ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने होते हैं? 2। तो दो क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? 4। तो टेट्राड हो गया और वो बाइवेलेंट हो गया। ये हो गया अपना पैकेटिन स्टेज। अब तुम्हें आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक नंबर खेलते हैं यार। इसमें नंबर में भी क्या होगा? नंबर कितना होगा? 2n इक्वल्स टू क्रोमोसोम का संख्या 4। और बताओ 2c या 4c? अबे 4c बन के आ रहा है तभी, ऐसे ही तो 4c बन के आएगा, तभी 4c चल रहा होगा सब में। मतलब नंबर में तो कोई खेल अभी होना नहीं है, एनाफेज तक कोई खेल नहीं होना। खेल सीधे कहां दिखेगा? साइटोकाइनेसिस में। और फिर अगला खेल सीधे कहां दिखेगा? मियोसिस 2 के साइटोकाइनेसिस के अंदर। समझ गए? लेकिन अगर ये माइटोसिस होता तो अब तक एनाफेज में खेल दिख गया होता। समझ रहे मेरी बात को आप लोग ध्यान से? चलिए अगले में अनुमान लगाते हैं, अगले में क्या घटना घटी होगी। अच्छा यहाँ एंजाइम भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। लो एंजाइम दिखा दिया, ये नोड्यूल बनते हुए दिखा दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अब अगले फेज में क्या होगा? अगले फेज में एक्स बॉडी बनता है आपका। क्या बनता है? ओके लिखो, सही कह रही हो। देखो बच्चा, अगले कहानी के ऊपर आते हैं, सुनिएगा। अगले कहानी में क्या घटना घटी होगी? अगले कहानी में, इधर ध्यान दो, दोनों इंपॉर्टेंट है, सुनो। अगले कहानी में यहां पे ये रहा हमारे पास सिस्टर क्रोमोसोम और ये रही हमारी नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। देखो यहां पे ये चीजें तो हो गई थी, ठीक है। लेकिन क्या था ना कि अभी भी यहां तक के स्टेज में साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल थे। थोड़े बहुत साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स अवेलेबल थे। जानबूझ के गलती मत करना बेटा, बता रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। लेकिन जैसे ही हमारा कौन सा फेज, डिप्लोटीन का फेज आया, तो काइजमाटा जो बना, उसी दौरान हमारे जितने भी साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स थे वो डिसॉल्व हो गए। तो यहां लोगों को तो याद रहता है कि काइजमाटा बन गया, एक्स बॉडी बन गया, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अब ये येलो वाला पार्ट जो बनाया यहां और ये जो यहां, अब वो वहां नहीं है। तो यहां क्या क्या घटना घटी? तो यहां पहली घटना तो ये हुई कि यहां पे एक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा अपने को। ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि मिले हैं ना, क्रॉसिंग ओवर हुई है। इस एक्स वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? काइजमाटा फॉर्म हो गया। अब जैसे ही काइजमाटा फॉर्म हुआ, फॉर्म होते ही यहां पे जितने भी थे क्या सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसोल्यूट में हो गए, कन्वर्ट, खत्म हो गए। डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। अब मैं बताता हूं, बच्चे क्या रटते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा, कुछ लोग सुने बोलते हुए डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा बना डिसॉल्व थोड़ी हो जाएगा, एक टाइम बनेगा उस टाइम में डिसॉल्व भी हो जाएगा, टर्मिनाइज हो सकता है, डिसॉल्व नहीं होता। तो अच्छा, काइजमाटा कुछ बना थोड़ी है, वो तो स्ट्रक्चर एक्स बॉडी, उसका नाम पड़ा है काइजमाटा, कुछ अलग से बला थोड़ी ना। तो यहां डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स होता है और काइजमाटा जो कि एक्स बॉडी है उसका फॉर्मेशन। इसको ये लिख लो चाहो तो कि एक्स बॉडी बोलते हैं, इसको एक्स बॉडी बोलते हैं। अब आखिरी स्टेज में क्या होगा बताओ जरा मुझे। आखिरी स्टेज में कुछ भी नहीं होना, बहुत ही सिंपल काम होना है कि ये हमारे जो बने हैं, कौन, ये काइजमाटा वाले पार्ट, अब ये टर्मिनलाइज हो जाएंगे। और टर्मिनलाइज ऐसे नहीं कि एकदम से टूट के अलग हो गए, ये इस तरीके से ओवरलैप होंगे। तो ओवरलैप अगर होके होंगे तो क्या अंतर दिखेगा अपने को? दोनों के दोनों कैरेक्टर आपस में एक्सचेंज हो चुके होंगे। तो एक क्रोमोसोम इस तरीके से लटका हुआ दिखेगा ऊपर से, दूसरा ये रहा हमारे पास ये वाला, ये रहे हमारे, ये हो गए। अब लेकिन अंतर क्या होगा कि उसका कैरेक्टर इसमें आ चुका है और इसका वाला उसमें, मतलब आधा कैरेक्टर इसका इसमें,
इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ये एक्सचेंज हो चुके हैं हमारे। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्माटा। तो डाइकाइनेसिस का मेन फेज एक ही होना है, वो क्या है? टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्माटा। और बिल्कुल अब स्पिंडल फाइबर बन गया, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो जाएगा, खत्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त, गोल्जी बॉडी समाप्त, सारी चीजें खत्म। मतलब जो जो तुम बता सकते हो प्रोफेज के अंदर बताए थे माइटोसिस में ना, अब वो सारी बातें खुल के यहां कर सकते हो, सारे समाप्त हो चुके होंगे। समझ आई बात? इसी के साथ तुम्हारा प्रोफेज 1 डिटेल में खत्म हो गया, एक एक चीज खत्म हो गई। ठीक है, ये था प्रोफेज 1 की घटना। एक ही को एक ही स्लाइड में कर दिए हैं ताकि तुम कंपेयर कर सको। अगर पेज में करते तुम्हें दिखाने में दिक्कत होती, इसमें कंपेयर कर लोगे तुम किसमें क्या हो रहा है। ना अभी नहीं किए हैं, स्पेस ही नहीं था इस फोन में इतना। उसके कितना स्पेस चाहिए उसके लिए? कम से कम 1.5 GB चाहिए होगा। खाली करना पड़ेगा पहले ना, सटा के। इनका टेंशन नहीं है, तुम सब मिलके अकेले मुझे नहीं खिला सकते और मैं अकेला तुम सबको खिला दूं। चल। यही बात बोल के तो तुम मेरा मुंह चुप कर देते हो, कमा कौन रहा है। आइए भाई दिखा, ध्यान दो। चलिए अब आते हैं मेटाफेज 1 में, फिर आएंगे हम एनाफेज 1 में। डायकाइनेसिस छूट गया, कहां छूटा है? कहां छूटा है? हो तो गया। टर्मिनाइजेशन उसमें रहेगा, उसमें डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व, डिसअपीयरेंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, वो लिख देना भाई, वो लिखवाया नहीं मैंने। एनाफेज 1 आखिरी बताओ, टीलो फेज 1, टीटो हो गया सॉरी। ध्यान से सुनेंगे, मेटाफेज में क्या कहानी घटने वाली है? बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, देखो बस। अब देखो सेम चीज फिर से रिपीट होने वाली, चीजें बहुत ही सिंपल है। यहां पे हमारे पास ये मस्त बैठा कौन? सेंट्रीओल। ये रहा हमारा सेंट्रियोल, ये रहा हमारा सेंट्रियोल, ये रहा हमारा एस्ट्रल रेज। एस्टर कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये रहा हमारा कौन? स्पिंडल फाइबर। बोलो यार, सेम चीज यहां भी, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, और ये रहा हमारा स्पिंडल फाइबर, और ये रहा हमारा एस्ट्रल रेज। चलिए देखते हैं, कहानी समझते हैं ध्यान से। मेटाफेज में क्या घटना घटी होगी भाई? सब कुछ एक ही प्लेट के ऊपर आ गया होगा, सब कुछ एक ही प्लेट पे आके अलाइंग हो गया होगा। एक तरीके से ये देख लो अलाइंग कैसे होगा। ये रहा ये रहा हमारा सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये रहे हमारे दूसरे वाले। और यहां ये हो गए इनके एक्सचेंज। ठीक है, अब बताओ क्या ये सेम प्लेट पर आ चुके हैं? देखो भाई सेम प्लेट पे आ चुके हैं, क्या बोलोगे? मेटाफेज। बताओ डीएनए कंटेंट क्या है भाई? अभी भी 2n इक्वल्स टू 4। क्रोमोसोमल कंटेंट डीएनए कितना है? अभी भी 4c। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। समझ आ रही बात? चलो अगले में बताओ क्या हुआ होगा। तो अगले में घटना अलग हुई होगी। अगला कौन है? मेटाफेज, एनाफेज। अब यहां गलती आपको कर देना चाहिए था कि आप भाई आप तो कर दोगे ना 2n इक्वल्स टू 4 है, 2n इक्वल्स टू 8 कर दोगे, मत करना। यहां क्या होगा? ये पूरा क्रोमोसोम इधर भागेगा, ये क्रोमोसोम उधर भागेगा। मतलब यहां भागने के तरीके थोड़े कैजुअल होने वाले हैं। ठीक है।
तो एक बार बताओ, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई सेंट्रोमियर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहां भाई सेम ही तो सेंट्रोमियर घूम रहे हैं यार। ये रहा ना सेंट्रोमियर, कहां कोई फर्क पड़ना है? देख लो, ये रहा सेंट्रोमियर, ये कुछ तो हुआ नहीं, बस मुंह बना के इधर मुंह घुमा के भाग रहा है। और कहां कुछ हो रहा है इसमें? मतलब मुंह घुमा के भाग रहा है और क्या कर रहा है? मुंह बना के। हाँ, कुछ और सुने हो क्या तुम लोग? हाँ, तो मुंह बना के ही बोले हम, ठीक है भाई। इस तरीके से ये भाग रहे हैं। अगले में क्या हुआ होगा? टीलो है ना? अबे भाई टीलो है तो टीलो में सब कुछ आ गया होगा, और ये चीज यही कि जैसे कि वैसे रिपीट हो रहे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे टीलोफेज के बाद कौन आएगा? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में ये सारे सेल, अब सीधे मैं साइटोकाइनेसिस बता देता हूं। एक बार देखो, आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, कहानी समाप्त हो जाएगा। इसमें आपके दो क्रोमोसोम मिलेंगे क्या? ये रहा वो क्रोमोसोम जो भागे थे मुंह बना के, एक वो वाले और ये दूसरे वाले। ये इधर पहुंचेंगे और अपने साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो भी लेके आ चुके होंगे। ये इसके पास आया होगा इंफॉर्मेशन, ये इसके पास इंफॉर्मेशन। चलो, अब यहां पे साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ होगा? प्लॉइडी में चेंज हुआ होगा। इन्हें डायड बोलोगे? डायड। अबे डायड ऑफ सेल ही तो है ये। चलो बताओ, यहां तक के सेल के नंबर क्या थे? इसमें सेल के नंबर क्या थे? 2n = 4, 4c, 2n = 4, 4c। अब तक तो ठीक था, टीलोफेज तक सब कुछ ठीक था। अच्छा, अभी तो ये कैरियोकाइनेसिस ही चल रहा है यार, है ना? अभी तो कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, मतलब अंदर यहां पे क्या होंगे? एक न्यूक्लियस और ये दूसरे न्यूक्लियस बने होंगे टीलोफेज में। अगले में कहानी में सीधे बताता हूं, साइटोकाइनेसिस के अंदर। अब बताओ, ये तो दो सेल ही बन गए आपके। अब यहां पे क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो अब ये 2n नहीं रहा होगा ना? n = 2। समझ गए? n = 2। भाई यहां बताओ यार, यहां 2n = 4 था, क्योंकि 4 थे। 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। यहां भी 2 और 2 और 2 और 2 4 हैं, इसलिए सब में 2n = 4 था मेरे भाई। लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही 2 दिख रहे हैं, इसलिए n = 2 हो गया। लेकिन डीएनए कंटेंट कितना हो गया 4c से? वो भी 2c में कन्वर्ट हो गया और पूरा डिवीजन रिडक्शन हो गया। समझ आ गया? अब मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा वो मैं बताने नहीं जा रहा, वो तुम्हें खुद समझना है। कैसे? बहुत सिंपल है। बस अब ये अपने में खेलेगा और ये अपने में खेलने वाला है। अब इस खेल में डीएनए तो कुछ बनने से रहा, क्योंकि एस फेज तो है ही नहीं। तो डीएनए अगर बनेगा नहीं तो 2c तो फिर भी रह जाना है। बताओ, तो इसके जो 2 सेल बनेंगे उसके कितने होंगे? इससे 2 बनेगा ना, 2c। इसके भी 2 बनेंगे तो 2 और c और 2c हो गए। तो ध्यान से, मजाक नहीं करो, 2c रह गए, हो गए। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं इसके अंदर? n = 2। अब क्रोमोसोम n/2 तो हो नहीं सकते ना भाई, वो तो सेमी कंटेंट में है, इसलिए n अभी भी कितने हो गए? n। और सेल क्या बन गया? टेट्राड बन गया। ये हो गया आपकी मियोसिस 2 की घटना। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे बाद में पूछ लेगा, लेकिन घर पे पढ़ने के बाद ही पूछेगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तभी पूछोगे। समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूं सबको समझ में, क्योंकि मैंने ये कहानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को छेड़ने से पहले यहां सिखा दी थी, ये वाली बात। और ये समझ आ गया तो कहानी समाप्त हो गया। अबे यार, तुम एग्जाम में डायग्राम थोड़ी ना खेलना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तुम्हारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन समाप्त हो गया। अभी यूज जो है वो तुम्हें पता चल ही गया होगा, ठीक है? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जूलॉजी एक्सक्रिएशन चैप्टर। क्लास बंद कर दूं? पागल हो क्या तुम? बंद कहां हुआ? क्या बंद? मैंने ये बोला सर अगर बोलेंगे बंद का तो ही बंद।